प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 के पाठ 2 रेसों से वस्त्रों तक के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। रेसों से वस्त्रों तक इस पाठ का वीडियो मैंने अपना पिछला वीडियो जो है वो रेसों से वस्त्रों तक का ही डाला हुआ है। तो इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले ज़्यादा उचित होगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि ये अभ्यास प्रश्न जब आप हल करें तो आपको ये आसान लगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों का हल। इस पाठ में रेसों से वस्त्रों तक में हमने कुछ मुख्य बातें सीखी थी। तो अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले थोड़ा सा इन बातों पर भी ध्यान दे देते हैं। ये बातें क्या क्या थी, तो देखिए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा था, हमने क्या क्या इसमें सीखा। पहला पॉइंट देखिए, भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किया जाता है। भेड़ के अतिरिक्त ऊन हमको याक से, ऊंट से और बकरी आदि के बालों से भी प्राप्त होता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट से, कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के कोकून से, रेशम के जीवन चक्र में हम लोगों ने देखा था कि उसके जीवन चक्र में कोकून या कोया का निर्माण होता है, जिससे रेशम के धागे को बनाया जाता है और रेशम के धागे को बनाने की प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको ज़रूर याद रखिए कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। कोकूनों से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं और रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी इत्यादि बनाया जाता है। इस पाठ में हमने ये सभी चीज़ें विस्तृत रूप से पढ़ी थी। ठीक है, तो इस पाठ में हमने ये चीज़ें सीखी है। अब हम लोग अपने अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले हमको मिलता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है एक प्रश्न के कई विकल्प, यानी 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं। उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प छांट कर आपको निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न देखिए, ऊन धारण करने वाले जंतु। ऊन धारण करने वाले मतलब ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं? ऊंट तथा याक, एल्पेगा तथा लामा। तो हमें पता है कि ऊंट से भी मिलता है, याक से भी मिलता है। एल्पेगा और लामा भी ऊन प्रदान करते हैं। अंगोरा बकरी से भी मिलता है, कश्मीरी बकरी से मिलता है। तो हमारा अ, ब, स तीनों ही सही है। तो अब चौथे विकल्प को देखेंगे तो चौथा विकल्प क्या कह रहा है, उपरोक्त सभी। इसका मतलब है ये सभी सही हैं। तो हमारा सही विकल्प कौन सा माना जाएगा, द, उपरोक्त सभी। ठीक है। खा देखिए, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। भेड़ तथा रेशम के कीट होते हैं। नंबर 1 है शाकाहारी। शाकाहारी का मतलब जो साग सब्जियां, पत्तियां, हरे पत्तियां वगैरह खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं, यानी साग सब्जियां और मांस वगैरह। अपमार्जक, तो इसमें भेड़ तथा रेशम कीट, भेड़ तथा रेशम कीट, तो आपको पता है कि भेड़ भी घास और हरी पत्तियां वगैरह खाते हैं, दाल खाती हैं। रेशम के कीट क्या है, शहतूत की पत्तियां खाती हैं। और ये दोनों ही किस में आएंगे, शाकाहारी में आएंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, शाकाहारी। ठीक है। अगले प्रश्न गा पर आइए। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ के रेशों, सबसे पहले क्या करते हैं, भेड़ के शरीर से बालों को मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। अब ये जो बाल निकलते हैं उसमें बहुत धूल होती है, चिकनापन होता है, गंदगी वगैरह भरी होती है। तो इसको पहले पानी के बड़े बड़े टबों में साफ़ किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विकल्प में देखिए, पहला है अभिमार्जन, दूसरा है संसाधन। तो ये प्रक्रिया तो हमें पता है क्या होती है। ठीक है, अभिमार्जन, संसाधन।
रीलिंग, कटाई तथा छटाई। तो इसका सही उत्तर क्या है? साफ सफाई का काम क्या कहलाता है? अभिमार्जन कहलाता है। ठीक है। घा में देखिए रेशम है। रेशम क्या है? मानव निर्मित रेशा है। क्या मानव ये रेशे बनाते हैं, या ये पौधों से प्राप्त होता है, या ये जंतुओं से प्राप्त होता है, या चारों सही हैं? तो रेशम किससे प्राप्त, हम कह रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये क्या? जंतु रेशा है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जंतु रेशा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपको खाली स्थान भरना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले आप देखा करिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों में देखिए ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय खाली जगह से प्राप्त किए जाते हैं। तो त्वचीय, त्वचा पे क्या होते हैं? त्वचा पे बाल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। खा में देखिए ऊन के रेशों के बीच वायु रुक कर ऊष्मा की खाली जगह का कार्य करती है। अभी जो ऊन के रेशे होते हैं, इनके बीच में जो वायु है, हवा, ये रुकी रहती है और रुक कर गर्मी को नियंत्रित रखती है। तो ऊन के रेशों के बीच वायु रुक कर ऊष्मा की कुचालक की तरह काम करती है। कुचालक की तरह काम करती है, यानी ऊष्मा को स्टोर कर लेती है, ऊष्मा को इधर उधर जाने नहीं देती है ताकि गर्मी बनी रहे। ठीक है। तो कुचालक का कार्य करती है। अच्छे से समझ लीजिए। ग में देखिए ये सभी प्रश्न करने हैं आपको अपनी कॉपी में। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन, अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सीखा में क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरी कल्चर। ठीक है, नाम याद रखेंगे, सेरी कल्चर। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना क्या कहलाती है? कोकून या कोया। कोकून या कोया कहलाती है। ठीक है। ऊन उद्योग के कारीगर किस जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं? तो ऊन उद्योग के कारीगर एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित होते हैं। मैंने अपने वीडियो में बहुत साफ साफ आपको ये समझाया हुआ है। और इससे जो बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या नाम है? सोर्टर्स। इस बीमारी का क्या नाम है? सोर्टर्स नामक बीमारी, जो ऊन उद्योग में काम करते हैं कारीगर, उनको होती है एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सही गलत का टिक लगाना है आपको। सही और गलत में टिक लगाना है। ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ध्यान से देखिए। पहला का कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। बिल्कुल सही आंसर है। पश्मीना ऊन की साल किससे बनाई जाती है? कश्मीरी बकरी थे, तो उसके सामने ब्रैकेट में टिक का चिन्ह लगा देंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में, देखिए भेड़ के जो बाल होते हैं वो गर्मी को रोकने के लिए होते हैं, ठंड से बचने के लिए होते हैं। तो ठंड से जब बचने के लिए, तो जाड़े के मौसम में तो हम बाल काट नहीं सकते हैं, तो बालों को किस में काटते हैं? गर्मी के मौसम में काटा जाता है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी, हम लोग के स्कूल में गर्मी के समय में सब भेड़ लेके नहीं आते हैं, याद आ रहा है? हाँ, तो वो सब भेड़ों को गर्मी में इनके बालों को काटा जाता है। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है। ग देखिए, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब वर्णात्मक प्रजनन का मतलब ही यही है कि जो अच्छी किस्म की भेड़ें हैं, जिनसे हमको अच्छा किस्म का ऊन प्राप्त होता हो, अच्छे किस्म के बाल रेशे प्राप्त होते हों, उनको छांटना और उनको फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहना, यही वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। घा देखिए, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। बिल्कुल सही है। अगर हम इसको वयस्क कीट बनने से पहले ही उबलते पानी में डाल के रेशम को नहीं निकालेंगे, तो ये जो कीट हैं वो वयस्क कीट बनने के बाद वो कीट रेशम के जो उसके चारों ओर खोल होता है उसको काट के बाहर निकल जाता है, तो धागा हमारा बेकार हो जाता है। इसलिए उसके पहले ही उसको उबलते पानी में डाल के रेशम के धागे को अलग कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलता है।
तो रेशम कीट के अंडों से पीपा नहीं निकलता, अंडों से क्या निकलते हैं, लार्वा निकलता है, लार्वा जिसको हम इल्ली भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यूपा बनता है। तो ये हमारा गलत कथन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न घ, स्तंभ का और स्तंभ खा के वाक्यों से मिलान करना है, यानी स्तंभ का में जो शब्द दिए हुए हैं इसके अर्थ को स्तंभ खा में खोजना है आपको। तो पहला देखिए अभिमार्जन। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भेड़ के बालों को काट कर उसकी चिकनाई, गंदगी, धूल, मिट्टी को पानी के बड़े बड़े टबों में धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। तो ये जो सफाई का काम होता है यही कहलाता है अभिमार्जन। तो अभिमार्जन में क्या आ जाएगा, काटी गई ऊन की सफाई, ठीक है। और कोकून, कोकून से रेशे मिलते हैं, तो कोकून रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक, ये एक ऊन देने वाला जंतु है। शहतूत की पत्तियां रेशम कीट का भोजन होती हैं। और रीलिंग, आपको पता है रेशम के रेशे को निकालना, ये रीलिंग प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से सही विकल्प के सामने एक एरो लगा के उसको मिला देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का ऊन किसे कहते हैं। ऊन किसे कहते हैं, उन जंतुओं के नाम लिखो जिसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो देखिए जब कोई प्रश्न होता है तो पहले प्रश्न को लिख लेंगे, इसके बाद इसका उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऊन किसे कहते हैं। तो ऊन में आप लिखेंगे कि भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए गए मुलायम रेशों को ऊन कहा जाता है। तो भेड़ों से भी ऊन मिलता है और अन्य भी प्रजातियां हैं, जैसे याक है, ऊँट है, बकरी है, इन सब से भी मिलता है। तो उन जंतुओं के नाम लिखो जिससे ऊन प्राप्त होते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग अपने उत्तर में जोड़ेंगे कि ऊन प्राप्त करने वाले अन्य जंतुओं के नाम हैं याक, ऊँट, लामा बकरी, अंगोरा बकरी, एल्पेगा इत्यादि। ये सभी से भी हम ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है। प्रश्न 5 के ख में आ जाइए। ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम बताना है। तो देखिए भारतीय नस्लों के नाम की एक टेबल मैंने आपको अपने वीडियो में बताई थी, आपको शायद याद भी हो, फिर भी मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की भारतीय नस्लें निम्नलिखित हैं, नंबर डाल के लिखेंगे इसको, ठीक है। जैसे नंबर 1 बाखरवाल, नंबर 1 नस्ल क्या है, बाखरवाल, जो जम्मू कश्मीर वगैरह में पाई जाती है, जिससे ऊनी साल वगैरह बनाया जाता है। नंबर 2 रामपुर बुशैर, नंबर 3 नाली, नंबर 4 लोही, नंबर 5 मारवाड़ी, नंबर 6 पाटन वाड़। तो आपको जो भी 2-3 याद हैं आप वो 2-3 अपना लिख सकते हैं, या किताब से देख के आप ये सारी प्रजातियां लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए ग, वर्णात्मक प्रजनन से क्या समझते हैं। वर्णात्मक प्रजनन, इसके बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया था। देखिए वर्णात्मक प्रजनन, ये देखिए अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो देखिए सरल भाषा में तो आप इसको लिख सकते हैं छोटे सी एक डिफिनेशन के रूप में कि जो अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं उन अच्छी नस्ल की भेड़ों को चयन किया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि हमको अच्छे व मुलायम रेशेदार जो रेशे हैं, बाल हैं, वो मिल सके, ठीक है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। अब ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है। अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। कुल मिला के बड़ी ही साधारण भाषा में समझ लीजिए कि जो अच्छी नस्ल की भेड़ें होती हैं जिनसे हमको घने, मुलायम और लंबे रेशे प्राप्त होते हैं, उनका चयन किया जाता है, उनको छांटा जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लास में छांटते हैं ना कि ये बच्चे तेज़ हैं, ये थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उसी तरह से जो अच्छी भेड़ें होती हैं जिनके ऊन अच्छे होते हैं उनको हम छांट लेते हैं और फिर इनको पीढ़ी दर पीढ़ी उनका इस्तेमाल करते हैं अच्छी उनकी नस्लों को पैदा करने के लिए। तो इस तरह का जो चयन होता है उसको वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या घ देखिए, 5वें का घ, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आवश्यक होता है। तब आपको पता ही है जाड़े में यह ठंडा लगता है खूब, तो जब ठंडा लगेगा तो ऊनी वस्त्र पहनेंगे ही पहनेंगे, हैं।
नहीं पहनेंगे, ठंडी लगती है ना, तो स्वेटर मिलता है ना आपको। तो जाड़े में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। अब ऊनी वस्त्र पहनने से फ़ायदा क्या होता है? ऊनी रेशों के बीच में जो वायु होती है, हवा, वो अधिक मात्रा में भरी रहती है, और ये जो हवा है ये गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। इस तरह सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है और ठंड नहीं लगती है। ठीक है, तो जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनने से हमको क्या फ़ायदा होता है? शरीर का तापमान स्थिर रहता है, हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है, ठंड का एहसास नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का अड़ा। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि रेशम के कीट को अगर वयस्क कीट बनने से पहले उसके कोकून को उबाला नहीं जाता है तो वयस्क कीट जो रेशम का चारों तरफ लिपटा हुआ रेशम होता है उसको काट के निकल जाता है, तो रेशम टुकड़े हो जाते हैं, यानी रेशम जो अच्छी क्वालिटी का रेशम फिर नहीं मिल पाता है, लंबे रेशे नहीं मिल पाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उसे उबलते पानी में, ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए डाला जाता है। इससे कोकून के चारों ओर जो रेशे लिपटे होते हैं, इन रेशों का जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो इनको आपस में चिपकाए रहता है, ये घुल जाता है और रेशम के रेशे जो हैं वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे और अच्छी क्वालिटी के यानी उच्च कोटि के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। चलिए, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त, तो रेशम की कीट के कौन कौन सी किस्में होती हैं और कौन कौन से रेशम किस किस तरह के रेशम प्राप्त होते हैं। तो रेशम कीट की विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती में अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, सबसे प्रचलित रेशम जो होता है वो शहतूत के कीड़ों से यानी शहतूत के रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त ओक का पौधा होता है, अरंडी का पौधा होता है, इनकी पेड़ों की पत्तियों पर भी रेशम के कीट पाए जाते हैं। तो इन पत्तियों के पर जो रेशम के कीट पाए जाते हैं उनसे हम टसर रेशम बनाते हैं, मूंगा रेशम बनाते हैं, कोसा रेशम बनाते हैं, एरी रेशम इत्यादि अलग अलग रेशम की वैरायटियाँ प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी वैरायटी हो गई? टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम इत्यादि। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऊन तथा रेशम के दो उपयोग बताइए। ऊन तथा रेशम के दो उपयोग, तो ऊन और रेशम का उपयोग, तो ऊन का सबसे बेहतरीन उपयोग क्या है आपका? हाँ, ठंडियों में आप पहनते हैं ना स्वेटर बनाने में। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ऊनी कंबल, शाल, ठीक है, और ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। और जो रेशमी वस्त्र होते हैं, जो रेशम होता है, उसका यूज़ किस में करते हैं? रेशमी धागों से रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, घाघरा चोली बनाने में, चूड़ीदार शेरवानी बनाने में, और विभिन्न प्रकार के चमकीले और सुंदर दिखने वाले वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। देखा होगा आपने, आप जो टीवी में देखते हैं ना रामायण महाभारत, देखिए खूब चमकदार कपड़ा भगवान राम लक्ष्मण पहने रहते हैं ना, पहने रहते हैं कि नहीं, जब महल में रहते हैं। जब वनवास में रहते हैं तब की बात नहीं कर रहे हैं, जब महल में रहते हैं तो जो चमकदार कपड़े होते हैं वो सब रेशम के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऊन और रेशम का बहुत उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित करिए। तो देखिए भेड़ के रेशों से ऊन कैसे बनाते हैं, तो ऊन को बनाने के लिए कौन कौन से चरण प्रयोग करते हैं, किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है हमको रेशों से ऊन बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? नंबर 1, भेड़ के बालों की कटाई करते हैं। उसके बालों को मशीन से उतार लिया जाता है गर्मी के मौसम में। फिर उसका क्या करते हैं? नंबर 2, उसका अभिमार्जन करते हैं। तो स्टेप समझ लीजिए। स्टेप में नंबर 1 क्या है? बालों की कटाई। बालों की
कटाई, भेड़ के बालों की कटाई की जाती है। कटाई किससे करते हैं? मशीनों से किया जाता है। नंबर 2, अब इन बालों को, इसकी जो धूल मिट्टी है, चिकनाई है, इसको धुला जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिमार्जन। ये बहुत अच्छा शब्द है और बहुत पूछा जाता है, अभिमार्जन। तीसरे नंबर पर ऊन के रेशों की छटाई करते हैं, यानी लंबे रेशे, मुलायम रेशे, उनको अलग करते हैं, छोटे रेशों को अलग करते हैं। फिर चौथे नंबर पे क्या करते हैं? इनकी कताई, ठीक है, इनको बुना जाता है। कताई का मतलब क्या होता है कि जो रेशे होते हैं, इन रेशों को सुखा लेते हैं और छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। नंबर 5 होता है, इनको रंगा जाता है, रंगाई। नंबर 5 में क्या है? रंगाई। अब रंगाई क्यों करते हैं भाई? ये भेड़ और बकरियों से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो मुख्यतः काले, भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं। अब हमको मान लीजिए नीले रंग का चाहिए, हरे रंग का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उसको उस रंग में रंग देते हैं। तो अलग अलग रंग का ऊन प्राप्त करने के लिए उसकी रंगाई की जाती है। और छठे नंबर पे देखिए क्या है? छठे नंबर पे ऊनी धागा बनाना। फिर सबसे बाद में क्या करते हैं? ऊनी धागा तैयार करते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न चरणों से होता हुआ रेशम के भेड़ के बालों से ऊन का संसाधन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करिए। रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन। तो रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन, अब ये तो प्रश्न बड़ा लंबा है, छोटा तो है नहीं। तो रेशम कीट को हम वैसे आपको हम संक्षिप्त में समझा देते हैं कि रेशम के कीट को, ये जो चित्र है, ये जो इसका उत्तर है, आप इसके लिए हमारे वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाया हुआ है कि रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में। तो रेशम कीट के जीवन चक्र में सबसे पहले तो वयस्क रेशम कीट होता है, मादा रेशम कीट, जो शहतूत के पत्तों पर हज़ारों की संख्या में अंडे देते हैं, सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में अंडे देते हैं। इन अंडों से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं। इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं, जिनको हम इल्ली या कैटरपिलर भी कहते हैं। ये पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में बढ़कर, ठीक है, अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में, रेशम कीट का जो लार्वा होता है, यानी अंडों से जो लार्वा निकलता है, उसमें विशेष ग्रंथि पाई जाती है और उसी ग्रंथि से रेशम निकलता है। ये रेशम सिक्रीट करता है, उत्सर्जित करता है, और ये रेशम जो होता है लसदार पदार्थ होता है, एक तरह का लसदार पदार्थ होता है। ये जो लसदार पदार्थ होता है ये प्रोटीन युक्त होता है। और अंग्रेजी के 8, जैसे अंग्रेजी का 8 बनाते हैं ना हम लोग, अंग्रेजी का 8 इस तरह से, तो अंग्रेजी के 8 के रूप में ये आगे से पीछे की ओर गति करता हुआ इस लसदार पदार्थ को लपेटता चला जाता है, लपेटता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको लपेटता है, और ये जब हवा के संपर्क में आता है तो ये देखिए 8, इसके चारों ओर इस तरह से ये रेशम लिपटता जा रहा है। देखिए हो रहा है ना, अब लिपटता जा रहा है, ये मोटा होता जा रहा है, लिपटता जा रहा है, ये मोटा होता जा रहा है, लिपटता जा रहा है, ये मोटा होता जा रहा है। ठीक है, और हवा के संपर्क में आने पर ये धीरे धीरे क्या होता है? सूख जाता है। हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है। ठीक है, और अब ये जो लार्वा था वो किस में बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। तो रेशम के रेशों से लिपटी हुई प्यूपा की जो संरचना होती है, ये प्यूपा है, इसके चारों ओर ये रेशम लिपटा हुआ है। ठीक है, इसी को हम कोया या कुकून कहते हैं, कोया या कोकून कहते हैं। ठीक है, तो कोया या कुकून। अब इस कुकून से, इससे पहले कि इसके अंदर का जो ये प्यूपा है ये वयस्क कीट बने, इस पूरे स्ट्रक्चर को यानी कोकून को निकाल लेते हैं, पत्तियों से अलग कर लेते हैं, और इसको उबलते पानी में 10 से 15 मिनट डाला जाता है, जिससे जो प्यूपा इसके अंदर होता है कीट, वो मर जाता है, और रेशम के जो धागे होते हैं उसका चिपचिपा पदार्थ अलग हो जाता है। रेशम के धागे को हम अलग कर लेते हैं, फिर उसको पृथक करके रेशम के लंबे और उच्च कोटि के धागे बनाए जाते हैं। तो ये हमारे रेशम कीट का जीवन चक्र होता है। तो जीवन चक्र में ये 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? वयस्क रेशम कीट। सबसे पहला क्या है? वयस्क रेशम का कीट, और इस रेशम कीट से क्या बनता है? लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर, सब एक ही नाम है, लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर। इससे क्या बनता है? प्यूपा, और इस प्यूपा के चारों ओर जब
रेशम का लसदार पदार्थ जमा हो जाता है 8 के आकार में, इस तरह से 8 के आकार में, ठीक है, ये देखिए 8 के आकार में, और जाके धीरे धीरे ये सूख जाता है। अब ये जो प्यूपा है इसके अंदर, इसके चारों ओर लसलसा पदार्थ जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कोया या कोकून। इसी कोया या कोकून को अलग करके पानी में उबाल के रेशम का धागा बनाया जाता है। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये प्यूपा वयस्क कीट में परिवर्तित होता है और रेशम के धागे को काटता हुआ बाहर निकल आता है। तो रेशम के धागे जो हैं वो हमको बहुत लंबाई तक नहीं मिलेंगे, टुकड़े टुकड़े में मिलते हैं फिर, ठीक है। तो उच्च क्वालिटी का रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा की अवस्था में ही इसको उबालकर मार दिया जाता है और रेशम को अलग कर लेते हैं। रेशम के रूप में कोकून से रेशे निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीलिंग, ठीक है। अब इसका चित्र जो है वो आप अपनी किताब से विज्ञान के बाएं साइड सादे वाले पेज पर बना लेंगे इसका पूरा जीवन चक्र, ठीक, और इसके जीवन चक्र को कॉपी में लिखेंगे भी पूरा, ठीक है। अब चलिए देखिए इसमें कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। तो प्रोजेक्ट कार्य में पहला है क, रेशम के कीट के जीवन चक्र को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करिए। तो इसका तो ये इसी में उत्तर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इसको अलग से एक चार्ट पेपर पे भी सुंदर बना सकते हैं और अपनी कक्षा में लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी क्लास को सजा सकते हैं, ठीक है। चलिए खा वाला प्रोजेक्ट देखिए क्या है। भेड़ के बालों से ऊन के संसाधित करने के विभिन्न चरणों को चित्र सहित प्रदर्शित करिए। अब भेड़ के रेशों से, बालों से ऊन कैसे बनाया जाता है, इसके कौन कौन से चरण हैं, इसको एक चार्ट पेपर पर भी आप बना सकते हैं, सुंदर सुंदर चित्रांकित करके चित्र सहित, और उसको भी अपनी कक्षा में आप सजा सकते हैं। तो आप इसको भी, कुछ बच्चे जो है वो रेशम के कीट का जीवन चक्र बना के ले आएंगे और कुछ बच्चे जो हैं वो बालों से ऊन में ऊन का संसाधन, इसके विभिन्न चरणों को का चित्रांकित चित्र सहित वर्णन करके लाएंगे, ठीक। तीसरा ग क्या है? रेशम कीट पालन तथा रेशम प्राप्त करने की क्रियाविधि से संबंधित चित्रों को एकत्र करिए और उन्हें क्रमानुसार कॉपी में चिपकाइए। तो आप कहाँ से चित्र इकट्ठा करेंगे? आप किताब में जो चित्र बनाए उसी को अपने विज्ञान की कॉपी के बाएं साइड में सादे वाले पेज पर सुंदर कलर्ड बना के लाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 2 रेशों से वस्त्रों तक के अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण हल, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।